नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि अभी हमने हाल ही में एमए के जियोग्राफी पेपर नंबर 3, जिसका नाम है भारत का भूगोल, उसका अध्ययन शुरू किया है। और उस क्रम में हम कृषि और पशुपालन से संबंधित चीज़ों को पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 पर। तो यूनिट नंबर 2 के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 2 मार्क्स के परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भारत का भूगोल ऐसा टॉपिक है, इसके जितने भी टॉपिक है ज़्यादातर ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं हर बार इसको आपको बताता हूँ। तो चलिए, अगर आपने इसके पहले की वीडियोस को ना देखे हो तो आप उसे देखें। और कहीं पर अगर जो लिखावट है नोट्स पर, अगर उसमें दिक्कत आ रही तो आप जूम कर सकते हैं या फिर क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा घटा सकते हैं आसानी से, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो मित्रों, अभी तक हमने भारत में कृषि क्रांतियों को पढ़ा था, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं। ग्रे स्लेटी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति जो है ये बांस के उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति मोटे अनाज उत्पादन से है, ठीक है। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से। आपको दो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ और मैंने बताई थी, एक श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से था, और एक रजत क्रांति जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, जो कि अनाज या खाद्यान्न उत्पादन से है। दोस्तों, आज का हमारा जो नया टॉपिक है ये भारत में दूसरी हरित क्रांति के बारे में है। ये कब आया, इसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, सदाबहार क्रांति भी इसे कहते हैं। तो 1990 के दशक के मध्य में द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का विकास हुआ और इसे सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या अंतर है, तो देखिए, जो पहला हमारा जो क्रांति था हरित क्रांति, वहाँ पर हमने देखा था कि उर्वरक का प्रयोग किया, रासायनिक उर्वरक का, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पर जैविकी उर्वरकों का प्रयोग पर बल दिया गया, ठीक है। जैव कीटनाशकों पर भी बल दिया गया, क्योंकि बहुत सारे फसलों में रोग लग जाते हैं, इसलिए जैव कीटनाशक का प्रयोग किया गया। दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज है, मार्केटिंग है, रोड है, टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, दूर संचार की चीज़ें हैं, इन सब का विकास किया गया। और तीसरी बात की कम ब्याज पर ऋण दिया गया, ठीक है। ये सब दूसरी हरित क्रांति में किया गया। तो जो चीज़ें पहली हरित क्रांति में थी वो चीज़ें दूसरे में तो कैरी फॉरवर्ड किया ही गया, साथ ही कुछ चीज़ें नई ऐड की गई, ठीक है। कुछ चीज़ें नई ऐड की गई, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कम ब्याज पर ऋण देना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, ठीक है, और इसके विपणन की आवश्यकता को देखते हुए, ठीक है, सही स्थान पर सही समय पर किसानों को उचित मूल्य मिले और बाजार में इसकी आसानी से पहुंच हो, इन सभी बातों को लेकर के दूसरी हरित क्रांति का खाका तैयार किया गया, उसे लागू किया गया। आपकी सीरीज में इसके बारे में मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लिखा है, शायद उन्होंने गूगल से सर्च किया होगा तो कोई न्यूज आ गया होगा, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने शायद कभी किसी लेक्चर में कहा हो कि दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है, हालांकि ये पहले से ही अस्तित्व में थी 1990 से ही। खैर, वो सब अलग विषय है, लेकिन दूसरी हरित क्रांति के बारे में जो ऑथेंटिक जानकारी है मेरे पास वो इतनी ही है। अगला एक प्रश्न आपकी जो सीरीज है उसमें एक प्रश्न है कि पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, बोस्टन जो शहर है ये क्या है। बोस्टन बहुत ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों के लिए और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, और अहमदाबाद भी आर्थिक गतिविधियों और वाणिज्यिक केंद्र बना, ठीक है। जो आपका पश्चिमी भारत है उसका सबसे बड़ा शहर था उस समय,
धीरे धीरे इसका नाम जो है बोस्टन पड़ गया, तो पूर्व का बोस्टन इसे कहा जाने लगा, क्योंकि जो हमारा भारत देश है यूरोप के पूर्व में है, ठीक है, इनके पूर्वी देशों में रखा गया, तो पूर्व का बोस्टन यानी जो विश्व में पूर्व का बोस्टन अगर कोई है तो अहमदाबाद है। गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद और साबरमती के तट पर स्थित है ये लोकेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, देखते हैं क्या कुछ हमारे पास है। 5 मिनट हुए हैं। देखें, अब भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों के बारे में बात करना है। देखिए, भारत के जो भी 8 हैं, ठीक है, प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य जो केंद्र हैं 8 हैं। इनमें है मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, कानपुर, ग्वालियर, कोलकाता, कोयम्बटूर। दोस्तों इन 8 को याद रखना है। अगर 2 नंबर का आपका प्रश्न है अति लघु उत्तरी, तो इसमें जो है ये 8 के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इनका सीधे सीधे आपको नाम लिखना होगा। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे यूपी का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को ही कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मैनचेस्टर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व नंबर 1 कोई है तो अगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए तो मैनचेस्टर है। ठीक है, तो यूपी का मैनचेस्टर अगर कोई पूछे कौन है, तो मैनचेस्टर से कंपैरिजन करके इसका नाम पड़ा, तो ये है कानपुर, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग का विकास कानपुर में हुआ है। और दक्षिण भारत में अगर कोई मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर अगर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो है कोयम्बटूर। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देखें कानपुर और कोयम्बटूर के बारे में। ये देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और ये यूपी का मैनचेस्टर। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अगला हमारा जो टॉपिक है कोयले के प्रकार के बारे में है। जैसे कि प्रश्न है कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कोयले के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्यतः कोयले के 4 प्रकार होते हैं। उनकी क्वालिटी के आधार पर यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन से हैं कोयले के प्रकार में? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है 2 नंबर के प्रश्न में। और अगर यही चीज़ लघु उत्तरी में आ जाता है तो थोड़ा सा आप कोयले की बारे में जानकारी दे दें, उसकी डिफिनेशन लिख दें, उसके बाद जो है सभी जितने भी कोयले हैं उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, कोयला क्या है? तो वनस्पतियों को कार्बनीकृत अवशेष है। ये बातें बहुत ही सिंपल हैं, आप जानते होंगे, एमए कर रहे हैं तो बहुत आसान है आपके लिए। लेकिन जो नए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी पता होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि जितने भी जीवाश्म हैं, जीवाश्म ईंधन या जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके हैं ईंधन वाले, चाहे पेट्रोलियम हो, कोयला हो, ठीक है, डीजल हो, ये सभी जो है हजारों सालों में पृथ्वी के नीचे जो भी वनस्पतियां हैं, जो भी जीवाश्म जो दब जाते हैं, उनके जो है परिवर्तन से जो है इनका निर्माण होता है। तो कोयला वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष है। ठीक है, यह ज्वलनशील जैव खनिज पदार्थ से मिलकर बना होता है। इन जीवाश्मों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि पाया जाता है। तो ये इसके संगठन में चीज़ें पाई जाती हैं, इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। ये है दोस्तों इसके बारे में। उसके बाद प्रकार की जब बात करेंगे तो प्रकार में देखिए पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। पीट जो है सबसे लो क्वालिटी का कोयला है, इसमें सिर्फ कार्बन जो होता है 40% से भी कम होता है। फिर लिग्नाइट है 45 से 55% के बीच होता है। बिटुमिनस में कार्बन जो है 55 से 80%, एंथ्रेसाइट 80 से 95% के बीच। सबसे बेस्ट क्वालिटी का है एंथ्रेसाइट, उससे लो क्वालिटी का बिटुमिनस, उससे भी लो क्वालिटी का लिग्नाइट, उससे भी लो क्वालिटी का पीट। ये देखिए पीट के बारे में कहा गया है कि लकड़ी से मिलता जुलता, मतलब कि थोड़ा सा इसका कलर भी कुछ ऐसा होता है और इसकी ज्वलनशीलता भी और इसकी क्षमता भी थोड़ी कम होती है। लिग्नाइट थोड़ी सी इससे अच्छी होती है, इसको भूरा कोयला कहते हैं। तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र, ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान का विशेष भाग तथा कुछ भाग अंश मात्रा में केरल, गुजरात और कश्मीर में। ठीक है, तो ये इसको लिग्नाइट कोयले का यहाँ पे प्राप्ति होती है। अगला दोस्तों हमारा जो कोयला है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला जो है ये देखिए इसमें कार्बन की उपस्थिति 55 से 80% के बीच में है और
ये एक मध्यम श्रेणी का कोयला है, ठीक है। और लेकिन ये लिग्नाइट से उच्च श्रेणी का, इससे उन्नत श्रेणी का कोयला है। और भारत में पाए जाने वाले अधिकतर जो कोयला है उसका 80% भाग जो है बिटुमिनस है, ठीक है। और जो कि गैर कोकिंग प्रकार का भी है। और भारत को कोकिंग कोयले के आयात पर जो है निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये गैर कोकिंग है, ठीक है। कोकिंग कोयले का आयात करना पड़ता है, क्योंकि 80% तो यही कोकिंग कोयला पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, तो देखिए दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन नदी घाटी, ठीक है, महानदी घाटी, इन घाटियों के क्षेत्रों में जो है ये गोंडवाना काल के कोयले, बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है गोंडवाना काल का, ये पाया जाता है। इसको धातु शोधन कोयला भी कहते हैं। बात करें मित्रों अगर दामोदर घाटी की, तो दामोदर घाटी का जो विस्तार है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये दामोदर नदी घाटी, ठीक है। झारखंड का झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, ठीक है, जो कि दामोदर घाटी में ही आता है, ठीक है। उसके बाद बात करें सोन नदी घाटी की, तो इसमें अधिकांशतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जिसमें सिंगरौली, उमरिया, सुहागपुर आदि आते हैं। महानदी घाटी की बात करें मित्रों, तो इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों की बात आती है, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा, विश्रामपुर, चिरमिरी तथा उड़ीसा का जो तालचेर वाला एरिया है, सुंदरगढ़ है, संबलपुर है, ये सभी शामिल होते हैं आपके महानदी घाटी में, ठीक है। गोदावरी घाटी की बात करें दोस्तों, तो इसका विस्तार जो है तेलंगाना में आता है, ठीक है। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, वारंगल है, खम्मन है, करीमनगर आदि आते हैं। चलिए, तो अब इससे भी बेहतर कोयले की तरफ चलते, एंथ्रेसाइट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। तो देखिए ये केवल जो है जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन की उपस्थिति देखिए 80 से 95% के बीच की है, ठीक है। तो कोयले निर्माण के विकास क्रम की सबसे अच्छी किस्म, सबसे अच्छी श्रेणी का कोयला कौन है, एंथ्रेसाइट कोयला है, तथा इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% पाई जाती है। और इस प्रकार के कोयला जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमने देखा कि कोयले के जो है कितने प्रकार हैं, ठीक है, कोयले के कितने प्रकार हैं, ये हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला आपका जो टॉपिक है दोस्तों जनसंख्या घनत्व से संबंधित है। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा पूछ सकता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या है, किसी क्षेत्रफल में, मतलब किसी 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को उसका जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा जनसंख्या घनत्व क्या है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको फार्मूले के रूप में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्ट तरीके से आप जैसे भी याद करना चाहें आप इसे लिखें, याद करें। सरदार सरोवर बांध के बारे में पूछा, नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों जब हम लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे तो हो सकता है आप अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो इस पर एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी आ सकता है। तो जितने भी बांध हैं भारत में, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो सभी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, मुख्य जो भी बांध है, ठीक है। तो किन नदियों पर हैं, कब उनकी स्थापना हुई, ये सारी बातें हम कभी कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऊर्जा संसाधन एक टॉपिक है, इसको भी देखें। ऊर्जा संसाधन क्या होता है, ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं, ठीक है। तो ये जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, ये सभी जो है ऐसे ऊर्जा के संसाधन हैं जो प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य भी ऊर्जा का एक स्रोत है। तो ऊर्जा के स्रोत अथवा ऊर्जा जिससे उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं वो सभी ऊर्जा संसाधन करते हैं, चाहे वो आपका तापीय बिजली परियोजनाओं से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, चाहे वो हाइड्रो पावर से हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, वो सभी ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों उद्योगों के स्थानीयकरण के क्या कारण है। ये कोई भी इंडस्ट्री लगती है और इसके लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी स्थानीय स्तर पर अगर कोई उद्योग का विकास होता है तो उसके क्या कारण होते हैं। तो 3 विशेष कारण हैं, एक भौगोलिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा मानवीय।
भौगोलिक कारण क्या है कि वहाँ पर जो भी भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार वहाँ के लोगों की विशेष चीज़ों की डिमांड होती है, जिसके तहत उस विशेष चीज़ की उद्योग की विकास होता है। जैसे अगर वायुयान, जहाँ पे वायुयान उद्योग का विकास हुआ है तो वहाँ के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी आवश्यक हैं, क्योंकि वायुयान आप बनाएंगे फिर उसको हवाई परीक्षण करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपने जैसा कि सूती वस्त्र उद्योगों की बात की अगर, तो सूती वस्त्र उद्योग भी ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं। हालांकि जैसे कि कानपुर को भले कहा जाता है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, लेकिन कानपुर और मुंबई या जो आपके दक्षिण भारत के जो समुंदर के किनारे वाले एरिए हैं वहाँ पे जो बनता है उसमें और यहाँ पर अंतर आ जाता है। तो जो मुंबई की जो जलवायु है वो ज़्यादा अनुकूल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है। और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि भौगोलिक का मतलब जैसे जनजाति क्षेत्रों में क्या स्थिति है, ठीक है, उनकी क्या डिमांड है या वहाँ पर क्या चीज़ उगाई जा सकती है। जैसे खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जिस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है उस चीज़ के उद्योग का विकास ज़्यादा होता है। जैसे गुजरात में मूंगफली से बनी हुई वस्तुओं का, खाने पीने वाली वस्तुओं का ज़्यादा जो है आपके राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, ज़्यादा जो है पाया जाता है। अगला है आर्थिक। अब आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी उद्योग का डेवलपमेंट करने के लिए उसके लिए आपको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, एसेट चाहिए और आपको कैपिटल चाहिए यानी पूंजी चाहिए, ठीक है। तो आर्थिक कारण यही है कि अगर लोकल स्तर पे छोटे उद्योग का विकास हो रहा है तो वहाँ पर ज़्यादातर कुटीर उद्योगों का विकास हो रहा है, यानी कम पूंजी में लोग अपना छोटा छोटा जो है उद्योग लगा रहे हैं, तो ये भी एक कारण है। तीसरा मानवीय कारण। मानवीय कारण का मतलब है वहाँ के जो भी लोग हैं वो कितने जागरूक हैं, कितने कैपेबल हैं। कैपेबल इन द सेंस कि उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, ठीक है। अब कोई भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या कम जिसका स्किल डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है वो कुछ साधारण चीज़ों को, जिस चीज़ का उसका स्किल डेवलप हुआ वही कार्य कर सकता है, ठीक है। यह भी एक कारण है। तो ये 3 विशेष कारण है उद्योगों के स्थानीयकरण के। तो देखिए जितना मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दिया, चाहे लघु उत्तरी प्रश्न में भी आएगा तो भी और अति लघु उत्तरी में आएगा तो ये सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, तीनों का नाम लिख देना है, आपका 2 नंबर का आपका काम हो जाएगा। और अगर लघु उत्तरी में ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको थोड़ा सा विस्तार में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो 1973 में की गई थी। जब उद्योगों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में दोस्तों, तो जितने भी मुख्य जितनी भारत के उपक्रम हैं उनको भी हम एक बार वॉच करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई थी। ये फैक्ट है, इसमें समझने जैसी कोई चीज़ है नहीं समझने की। और अगला दोस्तों हमारा जो यूनिट है यूनिट नंबर 3, देखिए 2 यूनिट के जो लघु उत्तरी और लगभग अति लघु उत्तरी जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है लगभग हमने उसको कंप्लीट कर लिया। अगला हमारा यूनिट नंबर 3 जिसमें हमें अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इसको हम अगले वीडियो में देखें क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट के बारे में, ठीक है, नगरीय और ग्रामीण पुनर्वास के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच।